जय हिंद। आपदा संवाद के इस कॉन्सेप्चुअल सीरीज में आज हम डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, रीजन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर साइकिल की बात करेंगे। तो मोटे तौर पर समझें तो वे प्राकृतिक या मानव जनित घटनाएं जिससे जान माल की, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक इत्यादि क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। इसका विस्तृत डेफिनेशन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिया गया है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो यह या तो मानव जनित यानी मैन मेड या फिर प्राकृतिक यानी नेचुरल हो सकते हैं। मानव जनित में CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो सकते हैं। रोड एक्सीडेंट, स्टैम्पिड यानी भीड़, अर्बन फ्लडिंग इत्यादि को मैन मेड डिजास्टर्स में रखा गया है। और भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, बादल का फटना इत्यादि को प्राकृतिक डिजास्टर कहा गया है। इसके कारणों की बात करूं तो कारणों में भी वही या तो मैन मेड होंगी या फिर नेचुरल डिजास्टर्स होंगी। मैन मेड डिजास्टर्स हमारी आदतों की वजह से भी हो सकती है, या वह व्यक्तिगत आदतें हों, सामाजिक आदतें हों या आर्थिक आदतें हों, इन सब को भी एक पर्सपेक्टिव में डिजास्टर के रूप में देखा जा सकता है। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस को हम डिजास्टर कह सकते हैं। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस जैसे में कि अन्न का भंडारण। हम देखते हैं कि आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भूखे सोना पड़ता है, जिन्हें 2 जून की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। वहीं कुछ ऐसे शादियां, पार्टियां या इवेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे खाना यूं ही बर्बाद चला जाता है। तो ये ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस है एक जगह पे, जिसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है और यह भूखमरी और अंततः वह भूखमरी को जन्म दे रहा है। कल हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की थी, जिसमें पहला गोल ही था नो पॉवर्टी। अब इस नो पॉवर्टी को हम डिजास्टर से जोड़ के देखें तो हमारे भारत में आज अभी 80 करोड़ लोग हैं जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उसका लाभ ले रहे हैं और अपनी भूख मिटा रहे हैं। यह दर्शाता है कि नो पॉवर्टी जो गोल है, उस दिशा में एक कार्यक्रम है उस गोल को प्राप्त करने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये नो पॉवर्टी जो गोल है, यानी कि भूखमरी को ख़त्म करना। भूखमरी एक आपदा है और यह भूखमरी आपदा वह कई कारणों से आ सकती है, जिसमें हमारी प्रतिदिन की आदतें हो सकती हैं या फिर मेटेरोलॉजिकल यानी मौसमी कारण हो सकते हैं, जलवायु कारण हो सकते हैं। धीरे धीरे इन सब को हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे और परत दर परत फिर चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ने पे हमें यह क्लाइमेट चेंज का और आपदा और आपदा प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है वह धीरे धीरे हमें गहराई से समझ में आने लगेगा। हम आपदा आने से रोक नहीं सकते हैं, किंतु उसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम कर सकते हैं और हम केवल आपदा को मैनेज कर सकते हैं, यानी उसका प्रबंधन कर सकते हैं। हम भूकंप आने से रोक नहीं सकते हैं, किंतु यदि जब भूकंप आए तो कम से कम क्षति हो या क्षति ना हो, इसकी तैयारी हम अवश्य कर सकते हैं। और इसी तैयारी को डिजास्टर मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फेज होता है जिसमें जो मैं आपको 4 शब्द बताता हूँ। पहला है मिटिगेशन, फिर है प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद रिस्पांस, फिर रिकवरी। तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की 4 फेजेज हैं। वैसे हम फेज को देखें तो एक प्री डिजास्टर फेज हो सकता है, दूसरा पोस्ट डिजास्टर फेज हो सकता है। मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस वो प्री डिजास्टर फेज हैं और रिस्पांस और रिकवरी पोस्ट डिजास्टर फेज हैं।
पहले मैं आपको 4 शब्द बताता हूँ। रिस्क यानी जोखिम, हजार्ड यानी खतरा, वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता, और चौथा एक्सपोजर यानी पहुंच। अब हम एक उदाहरण से इन सभी को समझते हैं। एक परिवार है जो नदी के किनारे रह रहा है, दूसरा परिवार है जो कुछ दूरी पर रह रहा है। दोनों के अपने घर बने हुए हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह कभी कभी यह मानव जनित भी हो सकती है और होती भी है। बाढ़ आई तो जो नदी की किनारे के पहुंच से सबसे नज़दीक होगा वह सबसे पहले उसके एक्सपोजर में आएगा, और उस घर में रहने वाले जितने बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं वे सारे मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप होंगे। और दोनों घर हैं, एक नदी के किनारे से कुछ दूरी पर है और दूसरा उससे थोड़ी अधिक दूरी पर है। तो रिस्क देखें तो बाढ़ की चपेट में आने का उस घर और परिवार को खतरा अधिक है जो नदी के किनारे से एकदम पास में है, और उसे खतरा कम है जो नदी के किनारे से थोड़ी दूर में है। बाढ़ आने का रिस्क यानी जोखिम दोनों घर को है, लेकिन जो पास में है वह अधिक वल्नरेबल है और उसे अधिक एक्सपोजर है बाढ़ की चपेट में आने का, और जो दूर में है उसे कम एक्सपोजर है बाढ़ की चपेट में आने का। अब उस घर को कुछ ऊंचाई पर बनाना ताकि जब बाढ़ आए तो उसका पानी घर में ना घुसे और परिवार सुरक्षित रहे, यह मिटिगेशन यानी शमन का पार्ट है। बाढ़ आई पर घर ऊंचाई पे बना हुआ है, बाढ़ का पानी घर में नहीं घुसा, परिवार को कोई हानि नहीं हुई, किंतु बाढ़ के पानी आया जरूर है और घर के नीचे है। उस बाढ़ के पानी से तमाम तरह की बीमारियां पैदा होंगी। उन बीमारियों से निजात पाने के लिए केमिकल्स का छिड़काव और प्राइमरी हेल्थ केयर का नज़दीक होना, खाने पीने की वस्तुएं घर में होना इत्यादि प्रिपरेशन का पार्ट है। ये प्री डिजास्टर के फेज हो गए, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। फिर पोस्ट डिजास्टर में बाढ़ आ गई, जो घर पास में था वह उसकी चपेट में आ गया, जो दूर में था वो कम चपेट में आया। और यदि हमने मिटिगेशन मेजर्स अपनाए हैं, घर को थोड़ी ऊंचाई पे बनाई है, तो दोनों घर बच सकते हैं। तो ये प्री डिजास्टर फेज में मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस की बात हुई। पोस्ट डिजास्टर में बाढ़ आ गई, अब जो घर पास में था सपोज वह ऊंचाई पे नहीं बना है, उसने मिटिगेशन मेजर नहीं अपनाए हैं, तो जो घर और व्यक्ति वो वल्नरेबल है, जो उसकी चपेट में आया है, उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकालना, उन्हें भोजन पानी उपलब्ध करवाना, संसाधन और दवाएं उपलब्ध करवाना, यह रिस्पॉन्स का पार्ट है। और जब बाढ़ का पानी निकल रहा है तो वापस उन्हें वहाँ पे स्थापित करना, यह रिकवरी का पार्ट है। यह तो हुआ आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आगे जानेंगे कि आपदा आने के मुख्य कारण क्या हैं, जैसे में जलवायु परिवर्तन और भी मानव की आदतें जो दिन प्रतिदिन या रोज़मर्रा के जीवन को जो प्रभावित करती है, और अंततः वह किसी आपदा को आमंत्रित करती है। आगे हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जितने भी चीज़ें देखेंगे उन सभी को इन्हीं डिजास्टर और डिजास्टर साइकिल से जोड़ के देखेंगे, ताकि हमें यह होता रहे कि यदि हम यह कर रहे हैं, ये मेजर्स, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा, इससे यह किसे प्रभावित करेगा और यह इससे किसकी रक्षा होगी। आगे मैं जलवायु परिवर्तन और उसके आयामों पर चर्चा करूंगा, और उसे डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर साइकिल और पास्ट में क्या हुए हैं और
किस ओर हम भविष्योन्मुख हैं, इस पर बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।